अब्बास भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कल नरेंद्र मोदी जी ने सागर की सभा में कही है। उन्होंने कहा है कि आपने कर्नाटक में जब आपकी सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी, तो आपने मुसलमानों को आरक्षण दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आके उस आरक्षण को समाप्त किया। तो ये जो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात है, उसको भी एक बड़ा मुद्दा इस समय देश में बना दिया गया है। क्या वाकई कांग्रेस यदि सत्ता में आती है तो देश में मुसलमानों को आरक्षण देने की तैयारी है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस ने आर्थिक हालात के ऊपर आरक्षण देने की हमेशा से वकालत भी की है और देने का काम भी किया है। और आज अगर हम देखें, कई सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसमें ये कहा गया है कि मुसलमानों के समुदाय के हिसाब से हालत जो है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ चुकी है और उनको सहायता की ज़रूरत है। लेकिन बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में 2 दशक से है। क्या यहाँ आरक्षण नहीं मिलता है मध्य प्रदेश में मुसलमानों को? ओबीसी मुसलमानों को बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में आरक्षण देती है। क्या बात कर रहे हैं? मेरी जानकारी में नहीं है ये बात। क्या वाकई मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है मध्य प्रदेश में? जो जुलाहे समाज से हैं, जो पिंजारे समाज से हैं, जो कुरैशी समाज से हैं, जो अंसारी समाज से हैं, ऐसे बहुत सारे समाज हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं मध्य प्रदेश में, जो नोटिफाइड हैं, उनको आरक्षण मध्य प्रदेश में मिलता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको निरंतर दे रही है। और अच्छी बात है, हम तारीफ़ करते हैं कि आप उनकी हालत को देख के उनको आगे लाने के लिए आप प्रयासरत हैं। लेकिन झूठ बोल के राजनीति करना। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश में लोकसभा चुनाव का अब फोकस पूरी तरह चेंज होने लगा है। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये चुनाव पूरा डेवलपमेंट पे होगा, नरेंद्र मोदी सरकार की पिछले 10 साल की उपलब्धि पे होगा। यदि डाइवर्ट हुआ तो ये चुनाव राम मंदिर की ओर जा सकता है, धारा 370 की ओर जा सकता है। लेकिन ये चुनाव अब पहले चरण में जिस तरह से मतदान कम हुआ है, उसके बाद ये चुनाव पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम की ओर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपने सुना होगा, नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 दिन से एक नया मुद्दा लेकर आए हैं। उनका कहना है कि अब हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, उनके यहाँ स्कैनर लगा के उनके सारे जो घर के अंदर यदि अनाज के डब्बों में पैसे रखे तो वो निकाल लिए जाएंगे, लॉकर में से सोना निकाल लिया जाएगा और ये सब छीन कर उन्हें दे दिया जाएगा जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, जो घुसपैठिए हैं। उनका पहले तो उन्होंने सीधा सीधा मुसलमान शब्द का उपयोग किया था, लेकिन अगले दिन से उन्होंने कहा कि उन लोगों को दिया जाएगा जिनके बच्चे ज़्यादा हैं। तो निश्चित तौर पे अब चुनाव धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम की ओर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हमने कई विशेषज्ञों से बात की, कई लोगों की राय जानने की कोशिश की, तो कुछ का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुस्लिम एक ऐसा कार्ड है जो उनका आजमाया हुआ है और उसी कार्ड ने उन्हें 2 से लेके और 300 सीट तक पहुंचाया है। आज हमारे साथ में आप कह सकते हैं पत्रकार भी और आप कह सकते हैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं, अब्बास हफीज साहब हैं। हम उनसे समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के पिछले 3 दिन का वास्तव में मतदाताओं पे क्या असर पड़ रहा है। इसके अलावा हम ये समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी उम्मीद लेकर बैठी है, वहां 8% मतदान क्यों कम हुआ। कल सेकेंड फेज के चुनाव होने हैं, तो उस पर वो आपकी क्या नज़र है? क्या वाकई मतदान बढ़ेगा या लोगों में जो हताशा है और बढ़ती दिखाई देगी? आपका बहुत बहुत स्वागत है अब्बास भाई। अब्बास भाई, पहले मैं आता हूँ मूल मुद्दे पे कि चुनाव पूरी तरह से विकास से हट गया है, राम मंदिर से हट गया है और चुनाव आगे टिक गया है हिंदू मुस्लिम पे। हिंदू मुस्लिम एक ऐसा कार्ड है जो भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से 3 दशक से अपनाया हुआ कार्ड है। उन्हें मालूम है कि इससे फायदा हो ना हो, नुकसान नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे पूरी तरह हिंदू मुस्लिम पे आ गई है। आपको क्या लगता है? देखिएगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई उपलब्धि होती है बताने के लिए। आप शायद 4 दशक से इलेक्शंस तो कवर कर रहे होंगे, सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं और आपने कई सारे चुनाव में देखा है कि जब राजनीतिक दल अपनी उपलब्धियां गिनाने पे आता है तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी भी तरह के इस तरह की डाइवर्जनरी टैक्टिक्स को लाने की। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार एक नाकाम सरकार साबित हो गई। कोई उपलब्धि के नाम पे हासिल कुछ नहीं है इनके पास। जब कुछ नहीं है तो एक आखिरी मुद्दा है और ब्रह्मास्त्र है कि मुसलमानों को बुरा भला कहो, कांग्रेस पार्टी को, दूसरे राजनीतिक दलों को मुस्लिम परस्त कहने शुरू कर दो और एक ऐसा माहौल बना दो जिसको एक तरह से आप धार्मिक लड़ाई कह सकते हैं। और उस धार्मिक लड़ाई का फ़ायदा हासिल करके सत्ता में वापसी करने का जो
सपना बीजेपी देख रही है, तो जनता भी इस बार अपनी जेब देख रही है और जनता उस तरह से इनके उन तमाम चीज़ों को नहीं ले रही है जितना इन्होंने अपेक्षा की थी। तो इसलिए बौखलाहट बढ़ती जा रही है और वो बौखलाहट बयानों में इस तरह से दिख भी रही है कि आप गालियां देते हुए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को देख रहे हैं। कांग्रेस की आड़ में कंधे पे रख के मुस्लिम समुदाय को जिस तरह से विलन बनाने का काम किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को जो बातें कही जा रही हैं जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, वो सब चीज़ें हम देख रहे हैं। अगर उपलब्धि होती तो क्या नरेंद्र मोदी जी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता? क्या नरेंद्र मोदी जी को विभाजनकारी नीतियों का इस्तेमाल करना पड़ता? क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार करके ऐसे बयान देने को मजबूर होते? ये साफ बता रहा है कि जिस हमने ओपिनियन पोल की चर्चा की थी वो ओपिनियन पोल सही है, कोई झूठा नहीं है। बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है, उसकी छटपटाहट ही दिखाती है। अब्बास भाई, मोदी जी बड़ा क्लियर बोल रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें इस बात का उल्लेख है कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी, इवन महिलाओं के मंगलसूत्र तक छीन लिए जाएंगे, आपका सोना निकाल लिया जाएगा और ये मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। तो कांग्रेस ने इस तरह की कोई घोषणा की है या कोई संकेत दिए हैं अपने घोषणा पत्र में? मैं तो सबसे पहले ये बात कहूँगा कि अगर किसी आम नागरिक ने कहा होता तो ये हास्यास्पद होता, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि प्रधानमंत्री को झूठ बोलना पड़ रहा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती देता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी को आपके इस चैनल के माध्यम से कि वो अगर दिखा दें कहीं पे लिखा हुआ या किसी बयान में बता दें, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से किसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता या पदाधिकारी की तरफ से दिया गया कोई बयान, तो जो चाहें वो कर सकते हैं, हम तैयार हैं। लेकिन झूठ बोल के वोट हासिल करने के लिए ये कहना, कौन कह रहा है ये कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा? ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि शायद वो अहमियत नहीं जानते होंगे, वो एक अलग विषय हो जाएगा। वो एक बहुत बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और इस तरह की हम टिप्पणी नहीं करते, ये हम लोगों की फितरत है। लेकिन जब कोई बात किसी मैनिफेस्टो में नहीं लिखी है उसके बाद उसको बार बार झूठ बोलना और कुछ लोगों का काम बन गया है कि उसको प्रमाणित कर देना और आगे ले जाना, और चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है वो उससे बड़ा चिंता का विषय है। इतनी सारी शिकायतें नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हो चुकी हैं, लेकिन एक भी केस रजिस्टर नहीं किया है। ना कहीं मंगलसूत्र का जिक्र है, ना कहीं इनहेरिटेंस का जिक्र है, ना कहीं संपत्ति छीनने का जिक्र है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को सबसे बड़ा अधिकार दे दिया जाएगा संपत्ति के ऊपर। जिन लोगों ने 2 उद्योगपतियों को अधिकार दे दिया हो संपत्ति पे देश की, वो आज ये कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि एक समुदाय विशेष को देंगे अधिकार। हाँ, बस भाई एक और बड़ी बात है, ये बात कांग्रेस जानती है, कांग्रेस के रणनीतिकार भी जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आएगी तो निश्चित तौर पर वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड लेकर आएगी। और ये कोई पहली बार लेके नहीं आई है, इसके पहले भी कई बार। कांग्रेस ने क्या तैयारी की थी इसके लिए, कांग्रेस की क्या रणनीति है इससे निपटने के लिए, और इसका जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि आज मैंने अपने चैनल के जरिए कुछ सर्वे करने की कोशिश की है, अभी प्रारंभिक जो नतीजे आए हैं उसमें सब लोग ये मान रहे हैं कि इससे भाजपा को फायदा होगा, कांग्रेस को नहीं होगा। मोदी जी जिस प्रकार की स्पीच दे रहे हैं, तो जो कांग्रेस को नुकसान होगा उससे निपटने की क्या रणनीति बनाई है? कांग्रेस पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने फायदे से ज़्यादा देश का नुकसान या देश का फायदा देखा है। अगर फायदा मोदी जी को हो भी गया तो क्या इस देश को फायदा होगा? क्या इस देश को एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है? जो विभाजनकारी चीज़ें या जो प्लान लागू किया जा रहा है, तो शायद कांग्रेस पार्टी के लिए प्राथमिकता देश का नुकसान और फायदा है। और कांग्रेस पार्टी उस दुष्प्रचार को दूर करने का हर संभव प्रयास करती आई है और कर भी रही है। आज कांग्रेस पार्टी ही ये वजह है कि मूल मुद्दों पर जनता चर्चा करना चाहती है। बेरोजगारी पर जनता चर्चा करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने आज, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बात हो, या बेरोजगारी की बात हो, या महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, या सरहद की सुरक्षा की बात हो, चीन के आक्रमण की बात हो, या जिस भी तरह के आतंकवाद जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मामले बढ़े हैं उसकी बात हो, कि बीजेपी डाइवर्जनरी टैक्टिक्स पे मजबूर हो गई है। इन जवाबों को नहीं देकर बीजेपी खुद सेल्फ गोल कर रही है और कांग्रेस अपने सवाल पूछते रहेगी। फिर जनता की समझ के ऊपर है, जनता कहाँ निर्णय लेती है। लेकिन देश के लिए, देश हित में जो हमारा काम है हम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। अब बस भाई एक बहुत महत्वपूर्ण बात कल नरेंद्र मोदी जी ने सागर की सभा में कही है। उन्होंने कहा है कि आपने कर्नाटक में जब आपकी सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी, तो आपने मुसलमानों को आरक्षण दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आके उस आरक्षण को समाप्त किया। तो ये जो मुसलमानों को आरक्षण देने की बात है उसको भी एक बड़ा मुद्दा इस समय देश में बना दिया गया है। क्या वाकई कांग्रेस यदि सत्ता में आती है
तो देश में मुसलमानों को आरक्षण देने की तैयारी है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस ने आर्थिक हालात के ऊपर आरक्षण देने की हमेशा से वकालत भी की है और देने का काम भी किया है। और आज अगर हम देखें, कई सारी रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिसमें ये कहा गया है कि मुसलमानों के समुदाय के हिसाब से हालत जो है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ चुकी है और उनको सहायता की ज़रूरत है। लेकिन बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में 2 दशक से है। क्या यहाँ आरक्षण नहीं मिलता है मध्य प्रदेश में मुसलमानों को? ओबीसी मुसलमानों को बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में आरक्षण देती है। क्या बात कर रहे हैं? मेरी जानकारी में नहीं है ये बात। क्या वाकई मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है मध्य प्रदेश में? जो जुलाहे समाज से हैं, जो पिंजारे समाज से हैं, जो कुरैशी समाज से हैं, जो अंसारी समाज से हैं, ऐसे बहुत सारे समाज हैं जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं मध्य प्रदेश में, जो नोटिफाइड हैं, उनको आरक्षण मध्य प्रदेश में मिलता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको निरंतर दे रही है। और अच्छी बात है, हम तारीफ़ करते हैं कि आप उनकी हालत को देख के उनको आगे लाने के लिए आप प्रयासरत हैं। लेकिन झूठ बोल के राजनीति करना, कर्नाटक में आप कुछ कहते हो, ये बिल्कुल ऐसा है जैन साहब के आज की तारीख में हमने कई बार देखा है कि दक्षिण भारत में जब बीजेपी चुनाव लड़ने जाती है या आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर ये साफ करती है कि हम बीफ पे बैन नहीं लगाएंगे, यहाँ हम गौ मांस से बैन नहीं लगाने वाले हैं। और दक्षिण भारत के बाद जब उत्तर भारत में आती है तो दूसरी बात करती है, मध्य भारत में आती है तो उसी पर दूसरी बात कहती है। इतने दोहरे चरित्र की पार्टी कोई हो ही नहीं सकती जितनी भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही है, मैं उस पर भी जवाब चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि आपका जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का, उस पर मुस्लिम लीग की छाप लगी हुई है और वो कहीं ना कहीं उससे प्रेरित है, उनकी विचारधारा से। प्रधानमंत्री जी की मैं कहता हूं फिर से कि बौखलाहट है कि वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जो सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि कौन सी चीज़ है जहाँ जो मुस्लिम लीग की बात वहाँ करती है। कांग्रेस पार्टी ने हर वर्ग के लिए अपने मैनिफेस्टो में कुछ पॉइंट्स रखे हैं। ऐसे ही अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ये कहा है कि जो संविधान सम्मत उनके अधिकार हैं वो देने का काम करेंगे। इसमें कोई भी गैर संवैधानिक बात नहीं है। मुस्लिम लीग की अगर बात करती है बीजेपी तो फिर बीजेपी ये जान ले कि उसको सच का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी के सबसे बड़े नेता जो जनसंघ के संस्थापक थे और बीजेपी के लिए पितृ पुरुष हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार में वित्त मंत्री थे फजलुल हक जी की। फजलुल हक जहां पर मुखिया थे सरकार के, मुस्लिम लीग की सरकार थी। आपको भी मालूम होगा कि बंगाल की उस सरकार में अंग्रेजों की मर्जी से मुस्लिम लीग की सरकार में वित्त मंत्री का दायित्व उन्होंने निभाया और ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय सरकार बनी थी जिसने बहिष्कार करने का काम किया था भारत छोड़ो आंदोलन का और लोगों को प्रेरित किया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा वो ना बने। तो इसके ऊपर क्या जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी? मुस्लिम लीग का असली संबंध तो उनसे है लेकिन दूसरों पर थोपने का काम करते हैं। यही झूठ प्रचारित किया जाता है जिसको लोग सच समझ लेते हैं। अब्बास भाई, एक आखिरी सवाल है और वो सवाल बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस समय मतलब जब मैं और आप बैठे हैं केवल एक चरण के चुनाव हुए हैं, 7 चरणों में पूरे देश में चुनाव होने हैं। पहले चरण में जब 7-8% वोटिंग कम हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी, चुनाव रणनीति पूरी चेंज करके वो हिंदू मुस्लिम पर ले आए। अभी 7 चरण बाकी हैं। दूसरे चरण में यदि मतदान कम हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने और अपने दूसरे शस्त्र निकाले, चुनावी शस्त्र जिनको कहते हो आजकल, तो उसका कांग्रेस की क्या तैयारी है इन सब चीज़ों से निपटने? ऐसा नहीं हो कि वो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कहीं जाल में फंस जाए पूरी तरह से और इस बार फिर सत्ता से दूर रहे। देखिए, मैं ये कहूँगा कि आज लड़ाई जनता की सबसे बड़ी है। जनता अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, जनता अपने आगे आने वाले भविष्य की लड़ाई लड़ रही है, जनता रोजगार की लड़ाई लड़ रही है, जनता महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई लड़ रही है। हो सकता है बीजेपी को उम्मीद हो कि ये मुद्दे उसको काम कर जाएंगे लेकिन शाइनिंग इंडिया की तरह हाल होगा। और जिस तरह से मुसलमानों के से नफरत के ऊपर राजनीति बीजेपी कर रही है, ये बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने आता है जिससे तकलीफ उनके अंधभक्तों को भी होती है कि एक तरफ जिन लोगों ने जो इनके मुस्लिम दामाद हैं उनको ये मंत्री पद से नवाजते हैं, बड़े बड़े पदों में बैठाते हैं, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हों, चाहे सैयद शाहनवाज हुसैन हो, ऐसे कई सारे नेता हैं। और दूसरी तरफ ये नफरतबाजी का जहर घोलते हैं और लोगों के घरों को जाड़ने का काम करते हैं। आज जनता ये दोहरा चरित्र बीजेपी का देख रही है और जनता जानती है कि जिन लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए शंकराचार्यों का अपमान किया हो और उनको लिए दुष्प्रचार किया हो, ये ना धर्म के हितैषी हैं ना ही ये जनता के हितैषी हैं, ये सिर्फ चुनिंदा उद्योगपतियों के हितैषी हैं। अपनी सत्ता के लिए जनता को नुकसान पहुंचाने में जो कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जनता आज समझदार है और जनता कांग्रेस के मूल मुद्दों का साथ देगी, ना कि इनका।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे, जैसा मैंने बताया, ये टीवी चैनल में एंकर भी हैं, लेकिन इनकी मूल पहचान कांग्रेस के जो मीडिया विभाग है उसके उपाध्यक्ष हैं अब्बास हफीज साहब। आज उन्होंने तमाम सारी चीज़ों को क्लियर किया है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस राजनीति नफ़ा नुकसान को ध्यान में रख के नहीं करती, देश के जो हित हैं उसे ध्यान में रख के करती है। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम पर लेकर आई है, उसका आज एक बड़ा जवाब उन्होंने दिया है। जवाब ये दिया है कि यदि प्रधानमंत्री जी सागर में कहते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस ने मुस्लिमों को आरक्षण दिया था, तो वे शायद भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से सरकार है और यहाँ भी मुसलमानों को आरक्षण दिया हुआ है, उन्हें ओबीसी का मानते हुए। तो ये एक नई जानकारी आज अब्बास साहब ने दी है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।